नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो पे। चलिए तो आज आपका एक मैराथन क्लास मिलेगी। आज आपको आपकी पर्यावरण की मिलेगी और बाल विकास की। तो आज का जो रहेगा अभी का है ये ईवीएस का, आपका पर्यावरण का, ठीक है। और ये किस पर आधारित रहेगी? तो आपका जो पेपर हुआ था सीटेट, आपके सीटेट कब हुए थे तो याद रखना। सीटेट आपका पेपर हुआ था, कब हुआ था? तो सीटेट, ठीक है, 21-22 में पेपर हुए थे। कब हुए थे? सीटेट 21-22, ठीक है। याद रखना कौन से सीटेट 21 और 22 के जो पेपर हैं उसके क्वेश्चन रहेंगे। टॉप इसमें 100 रहेंगे, आपका एक मैराथन टाइप का रहेगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट से, सभी को डिटेल के साथ समझेंगे। और ये राममार्ग पीडीएफ अभी आपको सिर्फ 49 में मिल रही। इसके आपको वीडियोज वगैरह भी डल गए हैं, उसके थ्योरी को समझाया गया है, एमसीक्यू भी डल जाएंगे बहुत जल्दी, मतलब वीडियो वाले, ठीक है। तो जी आप ले सकते हो, 800 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ। कितने? 800। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और ये समझना कि यहीं से छपेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किसके लिए मारा जाता है? आपको पता है हर जानवर किसी ना किसी लिए, कोई दांतों के लिए मारते हैं लोग, किसी को सींग के लिए, ठीक है। तो मगरमच्छ किसके लिए होता है? तो याद में ये त्वचा के लिए, बी होगा इसका आंसर। सींगों के लिए कौन मारा जाता है? गेंडा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। दांतों के लिए कौन मारा जाता है? हाथी को। और खुशबू मतलब इत्र के लिए, इत्र के लिए किसको मारा जाता है? तो इत्र के लिए मारा जाता है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जो रहता है, ठीक है, उसको इत्र बनाने के लिए मारा जाता है। तो इसका है बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग आंसर। साथ में रैपिड रिवीजन रहेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपको आंसर भी बताते चल रहा है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म में मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो हमने बताया था ये बिहू नृत्य होता है। कहाँ पर? बिहू नृत्य जब नई फसल आती ना, तो ये असम में होता है, तब ये लोग बताते हैं बूरा चावल। क्या? बूरा। तो याद रखना ये असम में है, ठीक है, असम में। इसके अलावा हमने बताया था इडली डोसा कहां पर होता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वगैरह में। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? इडली डोसा, इडली डोसा, ठीक है। दाल बाटी आपका हो गया। दाल बाटी कहाँ होता है? दाल बाटी आता आपका कहां पर? ये आता आपका राजस्थान वगैरह में, ठीक है। और बिहार में क्या फेमस है? लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? असम में है बूरा चिपचिपे जो चावल होते हैं। लिंगुफेन कहां पर है आपका? लिंगुफेन हांगकांग में, ठीक है। सांपों की सब्जी होती है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो आपको पता है ठंडों की समय क्या होती है? त्वचा रूखी हो जाती है, तो उसको क्या है? मुलायम बनाने के लिए। तो कौन सा, जो दादी माँ है ना, वो घर पर किसका उपयोग करेंगी? गुलाब आसुद जल या गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। गुलाब, ग्लिसरीन और नींबू का रस। तो क्या होगा? तो गुलाब जल हो गया, ग्लिसरीन और नींबू का रस, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका बी और सी तो सेम ही है, ठीक है, ये सेम है। तो क्या होगा इसका? बी और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बी और सी, ठीक है। चलो इतना आगे समझ में। चलो इसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा? बी या सी दोनों, ठीक है। आज थोड़ा अपन रैपिड रिवीजन है ये अपना। देखो बारबेट इसको बोलते बसंत कौड़ी, ठीक है। और भारतीय रोबिन मतलब ये है कलचड़ी, कलचड़ी, ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है? एक छोटे से पेड़ या झाड़ियों में जो क्या होता है, अपना क्या होता है, लटकता हुआ घोंसला कौन बताता है? तो ये कौन बताता है? इसको बोलते हैं शकरखोबा। तो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जल्दी बताओ। सूर्य पक्षी या शकरखोबा, कौवा, बारबेट या बसंत गौरी? तो ये भारतीय रोमन कल्चरी। तो याद रखना ये है आपका शकरखोबा। ये क्या करता है? लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। और कौवा क्या करता है? सबसे ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ पर नहीं, ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और बसंत गौरी क्या करता है? तनों में छेद करके, तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। और कलचड़ी क्या करती है? पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला, ठीक है। पत्थरों के बीच क्या करती है? मुलायम घोंसला। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, लटकता हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता। 100 क्वेश्चन है, कितने हैं? 100 हैं। 10 टिकट पर पीएनआर, पीएनआर, ठीक है।
तो बताओ ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, किसको दर्शाता है? आपने ट्रेन टिकट पर लिखा रहता है ना PNR, तो कोई बताएगा? इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। सिर्फ इसका आंसर बताओ क्या होगा 5 में का, ठीक है। तो किसको दर्शाता है, कोई बताएगा? यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम या व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। तो याद रखना यात्री संख्या रिकॉर्ड, जो भी यात्री वो करते ना, तो वो होता है PNR, ठीक है। तो ये पैसेंजर नंबर, ठीक है। चलो इसका ए होगा। मलयालम में माँ को कहा, मलयालम में बोलता ना NCERT में लिखा, मलयालम कहा की भाषा है केरल की, केरल की भाषा मलयालम। माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बलियम्मा, अम्मुमा, थम्मा, दीदू। तो याद रखना बड़ी माँ को कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा, और माँ की माँ को क्या कहा जाता है? मतलब दादी, माँ की माँ को अम्मुमा, ठीक है। तो ये है आपका बलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को, ठीक है, हमारी मौसी को, मतलब बड़ी मौसी को, ठीक है। तो इसका ए होगा। चलो तो थोड़ा जल्दी करेंगे, हमारा क्या रैपिड रिवीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो बताओ इसमें से बलसाड, इसके बाद कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा, तो कौन सा है आपका केरल में, जो कहां पर है? केरल में। तो याद रखना केरल में क्या है? तो बी होगा कोझिकोड, ठीक है, केरल में है, ठीक है। इतना आ गया। वलसाड याद रखना गुजरात में, ये रेलवे स्टेशन यहाँ पूरी साग यहाँ का फेमस है, ठीक है। तो इसका है बी होगा, ठीक है। चलो आंसर आपको लगाते चलना है साथ में, ठीक है। गांव का नाम बताइए क्या है? गांव का नाम बताइए जहां उगने वाले कई खेड़ी वृक्ष। आपने बताया खेड़ी वृक्ष राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। इसी को बचाने के लिए 1730 में अमृता बिश्नोई आंदोलन हुआ था, ठीक है, बिश्नोई आंदोलन। इसमें क्या होता है? इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, घने होते हैं पेड़, पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, वहां छाया में खेलते हैं बच्चे, और उसकी क्या करते हैं? छाल का उपयोग दवाई के लिए करते हैं। तो बताओ जानवरों की देखभाल के लिए कहां पर होता है? तो याद रखना ये होते हैं राजस्थान में, राजस्थान में जो खेड़ी जिला है वहां पर ये पाए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। इतना आ गया। तो क्या होगा इसका? बी होगा। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? कोई बताएगा? हाथियों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। हाथी क्या होता है? देखो इनके झुंड में रहता कौन कौन है? तो याद रखना 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं इनके, वह हथनी रहती हैं, ठीक है। और याद रखना एक दिन में ये 100 kg तक घास खा जाते हैं, ठीक है। और 3 माह के हाथी का वजन जो होता है वो 200 kg होता है, ठीक है। इनका नेता कौन होता है? तो नेता होता है इनका बुजुर्ग हथनी। कौन होती है? बुजुर्ग हथनी होती है, ठीक है। तो झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे छोटी मादा हाथी नहीं होती है, उम्रदराज, बड़ा नर हाथी, छोटा नर हाथी। तो उम्रदराज मादा हाथी जो क्या होता है? उम्रदराज जो सबसे बुजुर्ग होती है, तो वो इनका क्या होती है? लीडर होती है। तो होगा बी। चलो मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? कोई बताएगा? मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं लोग? ब्रेक करना, गलाने से, भूनने से या जलाने से? तो ब्रेक करते इसको, वो ऐसे घुमाते ना, तो ब्रेक करते हैं। इससे क्या होता है? मिट्टी आपकी मजबूत बन जाती है। और मिट्टी के अध्ययन को याद रखना पेड़ा, ठीक है। चलो इतना हो गया, ये हो गया। तो ब्रेक करना होता है, इसका क्या होता है? ब्रेक करके। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, पौधों का वह भाग, पौधों का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। बताओ, कोई बताएगा? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पौधों का वह भाग जो किसके लिए? देखा होगा ना दांत वगैरह जब दर्द करते हैं तो हम क्या करते हैं? सौंफ नहीं, मेथी का यूज करते नहीं, अफीम। इसका तो निश्चेतन, इसको बेहोश करने अफीम, अफीम से क्या है? मार्फिन वगैरह जी आपका बेहोश वगैरह करने में। तो लौंग देखा होगा, लौंग का तेल होता है, तो उसका उपयोग करते हैं अपन क्या है? दांतों में क्या करने में? तो दांत दर्द होते तो उससे मिट जाते, ठीक है, ठीक हो जाते। गेहूं से आटे की चपाती, मतलब आपको गेहूं से क्या बनाना है? आटे की चपाती। सही क्रम बताओ, गेहूं से आपको आटे की चपाती मतलब रोटी बनाना है। तो क्या प्रोसेस होती है? तो पहले हम क्या करते हैं? आटे को गूंथते हैं, फिर आटे को छोटी छोटी लोइयों में बनाकर, फिर लोइयों को बेलकर, और फिर आग पर पकाकर क्या करते हैं? हम रोटी बनाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए होगा, ठीक है। और ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये वाले आटे की छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंथ कर लोई बनाकर, ठीक है, इसका क्या होगा, ए होगा। देखो नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावना क्या प्रदर्शित करती हैं, बताओ। नृत्य करते ना, तो इसके द्वारा हम क्या किसको प्रदर्शित करते हैं, कोई बताएगा। तो याद रखना, नृत्य का मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं, तो हमारी नृत्य के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग को प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, फीलिंग होगा। याद रखना क्या होगा, आपका बी ऑप्शन होगा, फीलिंग को प्रदर्शित करते हैं अपन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोग पढ़ते जाना साथ में, क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट होगा तो हम सीधे आंसर बताएंगे, थोड़ा टाइम देंगे आपको, फिर बाद में आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में, तो इसका होगा बी होगा। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय बेल माध्यम से। तो बेल तो होता है जिनको दिखाई नहीं देता है, दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बेल लिपि के द्वारा बेल लिपि के द्वारा ही क्या करते हैं, उनको पढ़ाई कराई जाती है 6 बिंदुओं पर 4 जनवरी को। उनको जो दिखाई, जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, उनको संकेतों के माध्यम से ऐसे हाथ वगैरह करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो संकेतों के माध्यम से उनको वो सिखाया जाता है पढ़ाई वगैरह, ठीक है। चलो हो गया। बताओ इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो बताओ इनमें से अलग कौन है, नदी है, पर्वत है, झील है या झरना, कोई बताएगा। तो देखो नदी, झील और झरना ये तो पानी वाले होते, पर्वत अलग हो जाएगा क्योंकि ये पर्वत तो अलग ही होता है, इनमें सभी में पानी वगैरह होता है, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ तुम लोग, इसके बाद नेक्स्ट बताओ आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राथमिक स्तर, मतलब 1 से 5 तक पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। कौन करता है, बाल केंद्रित, मतलब जहां पर बच्चा एक्टिव रहे, मतलब टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़े। तो वहां पर कौन से उदाहरण है जो इसको स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। जो तुम पढ़ा रहे हो उसको क्या है, बाहरी जीवन से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये तो सही होगा आपका। रटने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। रटने को आपको रटने नहीं देना है, उत्साहित नहीं करना, हतोत्साहित करना, सही बात है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है आप लोग क्या करो, किताबी शिक्षा से उनको ज्ञान दो, बाहरी ज्ञान भी दे सकते हो। बीच इस पर सीमा खींचना ये गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन आएगा आपका, ए बी सी, ठीक है। चलो इसका बताएं, इसका आंसर बताएं जल्दी से। निम्नलिखित से कौन सा प्राथमिक स्तर, मतलब 1 से 5 पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं से, बिल्कुल सही है, उद्देश्य हो सकता है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान का एक निश्चित निकाय प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है। निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को सीखने के लिए संस्थानों का एकमात्र आधार मानना गलत होगा, जी नहीं मानना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी, ए बी सी, और ए प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है, तो एक भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका, ए बी सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना है, नए ज्ञान के लिए करना है, और व्यवहार ज्ञान के निश्चित निकाय के रूप में, ठीक है, प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है, तो ए बी सी होगा इसका आंसर। क्या होगा, ए बी सी। चलो इतना आ गया समझ। अब फिर आ गया देखो आंसर, प्राथमिक स्तर पर नंबर बताना है 100 में से कितने सही हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताएं कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बता कक्षा 2 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईबीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के रूप में मुद्दों को एकीकृत करता है। ये देखते हैं अपन, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुझे और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है, हो सकता है। ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, ऐसी कुछ नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है या एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है, क्या होएगा इसका आंसर बताओ।
बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका आंसर? तो देखो 1 से नहीं है तो इसका आंसर ए होगा। 3 से है ये, क्या है? 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में विज्ञान सामाजिक और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करना है। हाँ बिल्कुल सही है। 3 से 3, 4, 5 में जो आपका जो ईबीएस पढ़ाया जाता है वो किस रूप में पढ़ाया जाता है? याद रखना, एकीकृत रूप में विज्ञान सामाजिक और पर्यावरण को एक करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा अलग अलग नहीं समझता है, सब चीजों को एक करके समझता है। ठीक है, तो होगा ए होगा। चलो इतना आ गया समझ। इसका बता, ईबीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? एक को कम किया जाना चाहिए, बताओ किसको एक को कम किया जाना चाहिए? ठीक है, मतलब अपन को बढ़ावा नहीं देना है। चलो इसका आंसर बताएं जल्दी से, किसको एक को कम करना चाहिए? तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका होगा स्वतंत्र वाद विवाद को, इसको कम नहीं करना। पठन चित्र पठन को भी कम नहीं करना, क्योंकि इससे बच्चा सीखता है कथा के माध्यम से, लेकिन विवरण हर चीज में तुम्हें विवरण नहीं देना है, इसको कम करना आपको। ठीक है, क्या करना है आपको? इसको कम करना है। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। तो जे आपका होगा डी होगा। चलो इसके बाद बताओ नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? कोई बताएगा? सबसे ज्यादा चुनौती क्या होती है? प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक ईबीएस सीखने में कहां पर मुश्किलें आती हैं? तो 1 से 5 तक। ठीक है, वास्तविक चुनौती कहां होती है? रटकर सीखना, परिभाषा और जानकारी है, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। तो कोई बताएगा कहां पर प्रॉब्लम आती है? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, वास्तविक चुनौती है तो इस क्या है चुनौती? तो विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं, मतलब ये चुनौती है, हमें क्या करना है? उनको समय देना है कि वो खुद की भावनाओं को व्यक्त कर सके। तो इस चुनौती को दूर करना है। अगर वो खुद के व्यक्त नहीं कर पाया तो क्या है? वो एक प्रकार की चुनौती है। ठीक है, चलो इसका बताओ, निम्नलिखित में से ईबीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से थीम, देखो पर्यावरण की हमने बताई थी, पर्यावरण की ये या रट लेना, आप लोग लिख लेना। हमने बताई थी 6 थीम है। कितनी है? 6 थीम है आपकी, और आपका 4 उप थीम है। कितनी है? 4 उप थीम है परिवार एवं मित्र के अंतर्गत। कौन कौन सी है थीम है? तो थीम और देखो, एक तो होगा परिवार में, परिवार एवं मित्र थीम हो गई। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या? भोजन हो गया, फिर होता है आपका जल, इसी क्रम में जल हो गया, फिर है आवास, एक क्रम में याद रखना। और ठीक है, आवास हो गया, फिर यात्रा, और हम चीजें कैसे बनाते हैं? क्या हम चीजें कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो ये हैं आपकी उप थीम। इसके अंतर्गत हैं 4 हैं। एक तो है कौन सा? कार्य एवं खेल, कार्य एवं खेल, और दूसरा है संबंध, तीसरा जानवर हो गया आपका, और पौधों के बारे में। ये उप थीम है। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से उप थीम क्या है। देखो जल तो थीम है, और जे है, और भोजन भी थीम है, तो कार्य और खेल क्या है? उप थीम है। क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। जे लिख लो इसको आपको वो कर लेना है, क्या कर लेना है? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। चलो इतना आगे समझ में। नेक्स्ट बताओ, ईबीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया, मतलब कौन से किसके द्वारा ईबीएस में सबसे अच्छा शिक्षण दिया जा सकता है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे? तो बताओ इसका क्या होगा? इसका बता, वर्णन द्वारा, किसके द्वारा? वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, या प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, या सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा। तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है। क्या होगा? ABC, वर्णन के द्वारा हम कर सकते हैं प्रमाणिक। ठीक है, और साथ में हम वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों द्वारा भी क्या कर सकते हैं? उनको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये गलत होगा, उत्तर के आकलन द्वारा, सही और गलत का। तो इससे क्या होगा? बच्चा
ज्यादा सीखेगा इन माध्यमों से। क्या होगा, ए और बी और सी होगा। ठीक है, चलो इसका आ गया यात्रा थीम। अब आपको बताया हमने 6 थीम है और 4, उसी में एक थीम है यात्रा। ठीक है, तो यात्रा थीम के मुद्दे से केवल विद्यार्थियों के सार्थक हो जाएंगे यदि बता, अब क्या यात्रा थीम के मुद्दों केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि अब क्या है, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को सिर्फ दृश्य दिखाकर या शिक्षण द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, या थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, तो आपको क्या करना है, मतलब इन मुद्दों को क्या करना है, दूर करना है। तो आप कैसे दूर करोगे, तो मुद्दों के आसपास बहस कर जो भी मुद्दा है आपका पर्यावरण से संबंधित हो, यात्रा से संबंधित हो, परिवहन से या भीड़भाड़ से या ट्रैफिक से, तो आपको उस मुद्दे के पास में क्या करना है, आसपास बहस करनी है। इससे क्या होगा, हम रियलिटी जो उसका रियल वो होगा वो सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। इसे मैं बता, ईबीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईबीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है, सबसे अच्छा? तो रेडियो नहीं होगा, विकिपीडिया, विस्कोस, तो सबसे अच्छा क्षेत्र भ्रमण। आप क्या करो, जो भी पढ़ा रहा है बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करवाओ, उनको घुमाने के लिए ले जाओ। ठीक है, आज पता नहीं गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करो, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाओ। तो इसका सही आंसर होगा, इससे बच्चा ज्यादा सीखेगा, ये आंसर होगा। सही क्या होगा, ये आंसर। ठीक है, चलो इसका बताएं। जल थीम से संबंधित, जल थीम मतलब जल की समस्या है, प्रदूषण है, जल की कमी है। इस सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी से ढंग से सीखा जाता है, कैसे सीखोगे? भूमक का निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों की वास्तविक संवाद के द्वारा, या क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। तो कोई बताएगा, गृह मेरा तो नहीं होगा। इसका आंसर बता जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका आंसर? तो देखो, भूमिका नहीं आएगा इसमें। क्या है, आपको वास्तविक संवाद के दौरान आपको क्या करना, वास्तविक जो रियलिटी है वो बताना वहां जाकर, और क्षेत्र भ्रमण करवाना है। तो इन दो के द्वारा क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो बी और सी, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, रैपिड रिवीजन है ये। ठीक है आज का। चलो इसका आंसर बताओ। ईबीएस पाठ्यपुस्तक में शामिल है ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं। क्योंकि तो अब ईबीएस पाठ्यपुस्तक में शामिल क्यों किया जाता है? ईबीएस सीखने का के लिए वास्तविक कहानियां, कथाओं और वास्तविक घटनाएं हैं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होते हैं। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभव को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती है जिसमें हम परिचित हैं। वे शिक्षक के लिए ईबीएस को आसान बनाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, सही बताओ। इसका आंसर बताएं। बिल्कुल शानदार। देखो क्या होगा, तो पाठ्यपुस्तक में शामिल होता है क्योंकि वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या होगा, वे सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट। बिल्कुल सही है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। ठीक है, और वे हमें क्या करते हैं, अनुभव को देते हैं जिनसे हम क्या परिचित हैं, जैसे पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतु के बारे में। तो क्या होगा, डी नहीं होगा, जिस शिक्षक के लिए नहीं होते। ए और बी और सी होगा, डी आंसर होगा। क्या होगा इसका, डी आंसर। ठीक है, चलो बिल्कुल शानदार। ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बताओ, ईबीएस के सीखने के को मजबूत करने के लिए आकलन पर ध्यान किसका केंद्रित हो, आकलन का ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? सीखने के लिए, सीखने पर, या सीखने के रूप में, या अनौपचारिक सीखने पर? तो किसके लिए होना चाहिए बता, आकलन। आकलन क्यों करते हैं हम, ठीक है, आकलन इसलिए करते हैं, तो याद रखना, हम क्या करते हैं, असाइनमेंट, आकलन करते हैं ना बच्चों का, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और टेस्ट वगैरह लेते हैं, और क्या होता है, तो ये क्यों किया जाता है, तो याद रखना, ये सीखने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो सीखने के लिए। आकलन इसलिए करते कि बच्चे में क्या कमी है, उन कमियों को दूर करके हम उसको अधिक से अधिक सिखाएं। तो ये आंसर होगा इसका। चलो इसका बताएं। राजा एक ईबीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है।
राजा क्या है, एक ईवीएस शिक्षक है, वो आकलन उपकरण करता है, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछता है बच्चों से। जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक, मतलब लिखित से उसको मौखिक रूप से सभी प्रकार के घटकों के मापदंड को स्पष्ट रूप से क्या करता है, इंगित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है, कौन सी ये विधि होती है बता, जिसमें उसका पूरा लिखित रूप में भी पूछ रहा, मौखिक रूप में कि कितना उसने सीखा है। तो ये कौन सी होती है विधि, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा बता। बिल्कुल याद रखना, ये इस विधि को बोलते हैं रूबिक्स। क्या होती है, रूबिक्स विधि होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं मौखिक रूप से और लिखित रूप में, इसको बोलते हैं रूबिक्स। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। ठीक है, ईवीएस में आत्म आकलन क्या होता है, हम स्वयं से आकलन करते हैं। तो बताओ क्या होगा, सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में, या सीखने का आकलन, निर्णय के बारे में। तो बताओ आत्म आकलन मतलब सेल्फ से, हम स्वयं से अपना आकलन करते हैं। तो ये होता क्या है, कोई बताएगा। बिल्कुल देखो, तो आकलन करना मतलब सीखने के लिए आकलन करते हैं हम, किसके लिए, सीखने के लिए, और सीखने के बारे में कि कितना सीखा है, उपलब्धि और सीखने की परियोजना के निर्णय के बारे में भी क्या करते हैं, आकलन करते हैं। लेकिन सीखने का आकलन नहीं होगा ये, तो ये आएगा ए और बी सी, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका याद रखना आपको, ए होता है। चलो इसका बताएं। अब देखो ईवीएस का सीखना आधारित होता है। तो ईवीएस में बच्चा क्या होता है, तो याद रखना, बच्चा जो रहता है, बच्चा कैसा सीखता है, तो वैश्विक से स्थानीय नहीं होता है, अमूर्त से मूर्त भी नहीं होता है, जटिल से सरल नहीं होता है, सरल से जटिल सिद्धांत की ओर होता है। क्या होता है, तो ईवीएस याद रखना, जटिल से क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। पहले मतलब उसको सरल चीजें बताना, सरल से जटिल, पहले थोड़ा थोड़ा बताना है, छोटा बड़ा, फिर उसको किताब पढ़ाना है। या मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक होने चाहिए। पहले उसको स्थानीय चीजों के बारे में बताना है, फिर वैश्विक। ठीक है, तो ये तीन तरीका होना चाहिए। तो सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं। इसका आंसर बताएं। देखो आपको बताया पृथ्वी पृथ्वी ग्लोब जैसी ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी कैसी है, ग्लोब देखा होगा आपने, आपका जो ग्लोब रहता है, ठीक है, ऐसा गोल रहता है। तो आपको बताना है नीचे दिए गए किस देश है, हमारे उल्टे हैं, उल्टे हैं। तो ये अर्जेंटीना है, और ये अर्जेंटीना हो गया, ये अपना भारत। तो अर्जेंटीना के सापेक्ष कैसे हम उल्टे, और ये भारत, तो उल्टे हम ऐसे लटके हैं। ठीक है, या ऐसे मान सकते हो। ठीक है, इस टाइप से है। तो ये है अर्जेंटीना, ये आपका एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, चलो इतना आगे समझो। इसका आंसर बताओ। पोचमपल्ली एक शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे चुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर नमकदार रंग की साड़ियां बनती है, कहां पर है, कोई बताएगा। पोचमपल्ली याद है, तमिलनाडु में है, यहाँ पर फेमस है। एक है फुलवारी, फुलवारी, ये भी फुलवारी। ठीक है, ये आपका पंजाब हो गया, पंजाब। कलमकारी भी है, एक साड़ी होती है कलमकारी। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी साड़ी वगैरह होती है। ठीक है, तो ऐसे इसका तमिलनाडु याद रखना। ठीक है, सी होगा। इसका आंसर बताओ। तो आपको नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, तो जो उचित क्रम में नहीं है। तो आपको सही से बताना कि सबसे पहले क्या करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, तो गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, या प्याज को उखाड़ना। तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुड़ाई। तो बी पहले आ जाएगा, फिर बीज बोना होगा, फिर खरपतवार को हटाना होगा, फिर प्याज को उखाड़ना होगा, और फिर क्या करना, उसके ऊपर की पत्तियों को हटाना। BCAED, BCEAD। तो जी आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ।
तो देखो आप किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले के मानचित्र के बारे में दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है, पैमाना एक बराबर इतना दिया 110 सेंटीमीटर मीटर दिया है, ठीक है। और बुजुर्ग और मासा इब्राहिम बुर्ज, कौन सा है, इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज, इनके जो बीच की दूरी है 13.3 सेंटीमीटर है। कितना, 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजों की वास्तविक दूरी बताना किलोमीटर में, ठीक है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया, 110 मीटर। तो इसका गुणा करो पहले, तो 13.3 सेंटीमीटर बराबर मीटर में कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ एक जीरो से कट जाएगा, एक जीरो, तो 33 36 की 6 हाथ चले आई 3, 11 कम 11 और 14, ठीक है। और 1000 से भाग देंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 वो होता है किलोमीटर, तो यहाँ 1.463 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता होगा 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में तो भाग देना पड़ेगा। चलो तो ये आएगा 1.463, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। इसका आंसर बताओ। नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी आया था, आपको पता होगा ये कहां से आया था, अल बरूनी आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है, याद रखना उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी। कहां से आता है, उज्बेकिस्तान से, ठीक है। ये महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी वगैरह महमूद गजनबी आते उसके समय आया था, ठीक है। एक विद्वान था जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया हजारों साल पहले, ठीक है। तो बताओ उसने किसके बारे में, वह एक यात्री था जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान से नहीं आया था क्योंकि कजाकिस्तान से आया था। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा है जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल सही है। उनकी पुस्तक से हम देश के भूतकाल और सांस्कृतिक के बारे में समझ सकते हैं। उन्होंने तालाबों की कुशलता के बारे में भी वर्णन किया है। तो क्या होगा इसका आंसर, ACDE सही आंसर होगा। सिर्फ क्योंकि इन्होंने आते कजाक उज्बेकिस्तान से आते, इन्होंने क्या हुआ, ये यात्री थे, भ्रमण पर आते, यहाँ तालाबों के बारे में लिखा है और यहाँ भूतकाल की संस्कृति के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो क्या होगा इसका, सी होगा आंसर, ठीक है। चलो इतना आ गया समझ। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा। देखो नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ, वह विशेषता जो इन सभी में पाई जाती है। तो इनमें ये तीनों में क्या है जो एक सी पाई जाती है, कायदा होता है 3 कोष्ठक का, सबका नहीं होता है। अंडे देते हैं, जल और स्थल दोनों में नहीं रहते हैं। मेढक और सांप हो गया, छिपकली जल में नहीं रहती, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इनके शरीर पर सल्क से ढके रहते, गलत होगा। तो याद रखिए सारे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एक क्या है, अंडायुज बोलते हैं जो अंडे देते हैं, अंडायुज। इनके कान अंदर होते हैं, क्या होते हैं, कान अंदर होते हैं। और इनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते। एक होते हैं जरायुज, जरायुज मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं और शरीर पर बाल और कान बाहर दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। क्या होगा इसका, तो आंसर होगा बी। चलो इतना हो गया। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, ठीक है। चलो इतना हो गया, ये बी हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर देखो, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींची जाए तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी, अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा। देखो अब ध्यान से मैप थोड़ा देखना, जी आपका यहां पर दिल्ली है, ठीक है, और ये अहमदाबाद है, और यहां से यहां तक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। तो आपको बताना है अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी, अहमदाबाद से जी होगा एक दिन, ये वाली, ठीक है। तो दिशाओं के बारे में पता होगा। तो जी होता उत्तर, जी होता दक्षिण, जी होता पूरब, और जी होता पश्चिम, ठीक है। इनके बीच का होगा उत्तर पूर्व, इनके बीच का उत्तर पूर्व, ठीक है। और इनके बीच का क्या होगा जी, उत्तर और पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण और पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम दक्षिण, ठीक है। तो आपको बताना है, अब देखो यहाँ पर अहमदाबाद है, यहाँ दिल्ली,
तो ये बताओ किस दिशा में होगा अहमदाबाद के सापेक्ष। तो जी बीच में आ रहा ना, जी आ रहा है इसमें, तो ये हो गया उत्तर, इसका आंसर बता जी, और ये होगा पूर्व। तो इसका आंसर आप तो बता ही दोगे, बताओ क्या होगा इसका आंसर 37 का, जल्दी बता फास्ट। बिल्कुल सही है, वो कहाँ होगा, तो ये उत्तर पूर्व में, अभी तो बता दिया हमने क्या है, उत्तर पूर्व में होगा इसका आंसर, क्या होगा, उत्तर पूर्व में, क्योंकि जिसके सापेक्ष पूछा जाता है, देखो इसके सापेक्ष पूछा उसने, तो क्या होगा, ये होगा उत्तर पूर्व में, इसके सापेक्ष होता तो ये आ जाएगा दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है। तो दोनों आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो इसका क्या है, कोई एक्सप्रेस टेन, तो आपको पता होना चाहिए चार टेन वाले हैं, तो 4 बराबर होता है, पहली बात तो दूरी बटे समय, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, या समय दूरी बराबर, तो ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, तो 4 बराबर दूरी होता है। और इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना, क्या होता है, और समय बराबर अगर आएगा तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे 4, ठीक है। और दूरी बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो ये 4 इंटू समय, ठीक है। तो ये इसी से बन जाते फॉर्मूला। अब इसके अलावा देखना आपको क्या, जब भी आपको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे गुणा करोगे, कोई बताएगा, तो 5/18 से, ठीक है। और जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में क्या करना है, चेंज, तो आप गुणा करोगे 18/5 से, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना। तो अब यहाँ बताना आपको, देखो कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो इसकी दूरी को मीटर प्रति सेकंड में बताना। तो देखो 4 बराबर दिया है उसने, 4 ज्ञात करना है, किस में करना है, तो दूरी कितनी है 144, और 4/3 समय है, और क्या में चेंज करना है आपको, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 करना पड़ेगा। 18 144, 2 चौको 8 और 5 चौको 20, तो क्या आएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड आएगी उसकी चाल, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है वो ट्रेन, ठीक है। तो ये आएगा आपका बी आंसर आएगा, क्या आएगा इसका, बी। तो ये लिख लेना, आपको लिखना हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, चलो इसका आंसर क्या होगा। मिजोरम में आपको पता है झूम खेती का, और यहाँ पर लोटी वगैरह होती है, फसल का काम समाप्त हो जाता है, तो लोग एकत्रित होते हैं चढ़ाव, ठीक है। चढ़ाव क्या करते हैं, एकत्रित होते, त्योहार मनाते, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं, ठीक है, और मजे करते हैं और गाते भी हैं, ठीक है, और नाचते भी हैं, और बांसों की डंडियों से। ये क्या है, तो बताओ यह नाच कौन सा होता है, तो जी है चढ़ाव नृत्य होता है। क्या होता है, ये भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है, भारत का प्राचीन नृत्य, ठीक है, ये होता है। और ये तुरंत क्या है, तो एक कुड़ुक भाषा में क्या, जंगल है, कुड़ुक भाषा में इसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। और ये कुड़ुक कहाँ की भाषा है, ये झारखंड की भाषा है, जो सूर्यमणि दीदी थी ना, चमकता सितारा, उनकी। झूम खेती भी कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, मिजोरम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर आएगा ए। चलो इसका आंसर बताओ। पक्षियों की एक प्रजाति एक ऐसी जिसका नर सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, और मादा उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें वह उसे चुनती है जो सबसे अच्छा घोंसला बनाता है, उसी में अंडे देती है। तो बताओ ये कौन सा होता है, कोयल, बीवर पक्षी, शकरखोबा, बसंत गौरी। तो याद रखना ये होता है बीवर पक्षी। बीवर जो नर पक्षी रहता है ना, ये क्या करता है, ये अपना घोंसला बनाता है सुंदर सुंदर, इसी के आधार पर इसकी शादी होती है। तो मादा आती है, वो देखती है किसने अच्छा बनाया, उसी को स्वयंवर होता है। तो ये कोयल क्या करती है, तो याद रखना एक कौवे के घोंसले में अंडे देती है, किसके, कौवे के घोंसले में। और शकरखोबा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, कोई बताएगा, इसको बोलते हैं सनबर्ड। क्या बोलते हैं, सनबर्ड। ये क्या करती है, लटकता घोंसला बनाती है, ठीक है। और बसंत गौरी याद रखना इसको बोलते हैं क्या, वारबेट, ठीक है। जी क्या करती है, तने में अपना घोंसला बनाती है छेद करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। चलो इसका आंसर होगा बी। और बताओ भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, बताओ इसका आंसर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, देखो तो याद रखना, भारत में
राज्य कितने हैं? तो राज्य आपके हैं 28। ठीक है, तो आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना अभी वर्तमान में 8। ठीक है, तो जी आपको याद रखना है। तो क्या है? 7 है, 9 है, 11 है, 6, तो ये 8 कर लेना है यहाँ। कितने अभी वर्तमान में? 7 की 6 की जगह 8 कर लेना। ठीक है, 8 आएगा ऑप्शन में। कितने हैं अभी? 8 हैं। चलो इतना आ गया, 28 राज्य हैं। नीचे दिए गए जंतुओं में से उस वर्ग को चुनना है जो इससे संबंधित हो। जैसे छिपकली क्या होती है? ये सरीसृप होती है, रेंग कर चलती है। क्या करती है? रेंग कर। तो ये सरीसृप होती है। अब बताओ इसमें से क्या होगा आंसर? चमगादड़ क्या होती है? बच्चों को जन्म देती है, स्तनपायी होती है। कलचिड़ी क्या होता है? पक्षी। कलचिड़ी पक्षी होता है। कलचिड़ी मतलब जो मुलायम घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में। और बिच्छू किस में आता है? बिच्छू होता है कीट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो सरीसृप आ जाएगा, स्तनधारी पक्षी और कीट। तो डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? डी आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो आयनाथ क्या है? एक सपेरा है, और जब वह अपना गौगयंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप के वाग्यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण क्या होता है? बताओ। तो बीन की मधुर गंध होती है। तो ऐसा नहीं है वो, क्योंकि गंध तो वो सूंघ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके कान नहीं होते हैं। कान नहीं होंगे तो सुनता नहीं है। सांप का बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे सुन सकता है। गलत होगा। सांप की आंखों द्वारा बीन। ठीक है, तो बीन द्वारा क्या होता है? कंपन होता है। याद रखना, कंपन ने जो आयनाथ था, सपेरा था, उसने बजाया तो कंपन करते तब वो करता है, क्योंकि उसके कान उसको सुनाई नहीं देता सांप को। ठीक है, इसके अलावा याद रखना 4 सांप पाए जाते हैं जो भारत में जहरीले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नांग हो गया, ठीक है, करेंथ हो गया, जो एक होता अफोई, अफाइया, अफाइया और दुबोई। ठीक है, ये 4 होते हैं। इसके अलावा कालबेरिया क्या होते हैं? कालबेरिया जो सांपों को पकड़ते हैं वे। और इसके बाद याद रखना सांप के 2 दंत होते हैं, जिनसे क्या होता है? खोखले दंत, जिससे जो आता है आपका विष आता है। ठीक है, उनको बोलते हैं विष दंत बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सीरम से, इसके जहर से ही क्या इसकी दवाई, एंटी जो बायोटिक दवाई है इसकी जहर ही से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये होगा डी। चलो इसके बाद बताओ नेक्स्ट। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से। 44 में का आंसर बताओ जल्दी से। देखो इसमें क्या है? देखो 2 छात्रा हैं, 122 क्लिनिक बिक्री रिपोर्ट में नीचे दिया, मतलब उन्होंने क्लिनिक में दिखाया। एक्स आयु है 12 वर्ष, स्त्री है, हीमोग्लोबिन इसके ब्लड में कितना है? 10.5 ग्राम डेसीलीटर है। बाई आयु है 10 वर्ष, इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन है 12.5। तो रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है एक्स रक्त क्षीणता है, आरक्ता मतलब इसको एनीमिया हो गया क्या? ठीक है, कि रोगी है जबकि बाई नहीं है। बिल्कुल सही है। तो याद रखना इसमें क्या है? ये रोगी है। जब भी क्या होता है आपका 12.5 ग्राम डेसिबल इतना होना चाहिए लगभग, लेकिन इससे कम हुआ तो मतलब आपको एनीमिया हो गया, रक्त की कमी हो गई। इसी को बोलते हैं आरक्ता है, रक्त क्षीणता, इससे चक्कर वगैरह आने लगते हैं। जबकि इसमें क्या है 10 वर्ष की है तो इसके अंदर इतना ही होना चाहिए हीमोग्लोबिन। तो ये भाई है जबकि बाई नहीं है। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनमें लोहा हो। ठीक है, लोहा वाली जैसे पालक हो गया, गुड़ हो गया, आंवला हो गया, और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? ये आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? ये आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो मिलाना है आपको कि कौन से राज्य में कैसे घर, असम में कैसे घर बनते हैं। तो याद ना मजबूती ढालुओं पर, तो ए का 5 हो जाएगा, तो सभी में ए का 5 है। मलाली में पत्थर और लकड़ी के बनते हैं, पत्थर लकड़ी के बने ढालू ऐसे बनते हैं, तो बी का हो जाएगा चौथा। तो बी का चौथा यहाँ पर है, ए का 5वां, बी का चौथा। ठीक है, और सी का दूसरा हो जाएगा। लद्दाख में क्या होते हैं? पत्थर के बने और लकड़ी की बनी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा?
डी का आपका तीसरा हो जाएगा, तो जे आएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसे वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो मजबूत बांसों पर बनते ढालू नुमा 10 से 12 मीटर, 3 से 3.5 फुट, 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो, एक देश से एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। मतलब एक कोई बच्चा आया जो दूसरे देश से आया है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं, और उसमें क्या है, अधिकतर स्थानीय छात्र शामिल हैं। तो आप ऐसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो बताओ ऐसा कौन सा उपयोग करोगे ताकि बच्चे समझे कि हम तो सब एक हैं और एक साथ शिक्षा ग्रहण करें, आपस में कोरिलेट करें, सहयोग करें। तो बताओ कौन सा तुम्हें तरीका अपनाना चाहिए, कोई बताएगा इसका? 46 का, ठीक है, इसका होगा दूसरा। क्या होगा? बिल्कुल सही बोला है। देखो इसका आंसर क्या होगा, स्थानीय छात्र नए छात्र को बताए कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये गलत होगा। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें कि आप में क्या समानताएं होती हैं, क्या इनमें भिन्नताएं होती हैं। तो जी आपका सही हो जाएगा, आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट, ठीक है। और कक्षा में नए छात्रों के बारे में, देश के बारे में बताएं कि लोगों को व्यवहार करते हैं, और कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में, अपने दृष्टिकोण के ज्ञान के बारे में बताना, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से, तो 1 सेकंड का टाइम है आपको। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे होता है, आपको देखा होगा, ठीक है। तो वर्चुअल बैकग्राउंड द्वारा, ठीक है, या चैट में जीआईएफ, तो आपने देखा होगा जीआईएफ अपन क्या करते हैं, आपको बिना बोले अपने एक्सप्रेशन को दिखाना है। तो आप देखते हैं ना, मोबाइल वगैरह में चैटिंग में भेज देते हैं, वो बाय बाय ऐसे करते हैं, टाटा करते हैं, सॉरी मांगते हैं ऐसे, तो वो बिना बोले करते हैं, वो इसमें बोलते हैं जीआईएफ, ठीक है। ये होता है आपका क्या होगा, चैट में जीआईएफ। इससे क्या होता है, अपने एक्सप्रेशन आप फील करते हो, आप गुस्सा हो तो आपका चेहरा गुस्सा वाला भेज दोगे, ठीक है, और बोलोगे भी नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। चलो इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, फास्ट तरीके से, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताओ जल्दी से। चलो देखो पढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण में सबसे अधिक मेल खाता है? संरचनावादी मतलब जहां बच्चा स्वयं से करके सीखता है, यहाँ पर अपसारी चिंतन दिया जाता है, बच्चे को विचारों को महत्व दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। अधिक मेल खाता है, उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों की कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, पास के बगीचों से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर लाना, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत है। एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना भी गलत होगा। विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करोगे। हाँ, आप क्या करोगे, संरचनावादी में ग्लोब का उपयोग करना है। आप जितने भी उसने देश घूमे हैं तो आपको बताना, देखो जे आपने घूमा है, जे यहाँ पर है, जे यहाँ पर, भारत यहाँ पर है, एशिया में है, अफ्रीका में जे है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो ये सबसे कारगर तरीका आपका होगा डी। चलो इतना हो गया, इसका आंसर बता। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सबसे उदाहरण है? सक्रिय शिक्षण मतलब जहां बच्चे स्वयं से करके सीखते हैं, जहां पर रट के नहीं सीखते हैं, स्वयं से करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया होगा? चलो देखते हैं। छात्र श्यामपट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले, श्यामपट मतलब बोर्ड पर, विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सक्रिय हो सकते हैं। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न सूचीबद्ध करेंगे जिनका पाठ्यपुस्तक में दिया, ऐसा नहीं। पूचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों को चित्र बनाएंगे। छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में श्यामपट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो ये नहीं होगा। सक्रिय शिक्षण कब होगा? जब क्या करेगा छात्र श्यामपट मतलब जो ब्लैक बोर्ड वगैरह है उस पर क्या करेगा, अपने विचारों का मानचित्रीकरण अपने बनाएगा कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो उसका अधिगम होगा वो कैसा होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, अधिगम कैसा होगा, प्रभावी होगा। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। चलो इसका आंसर बताओ। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में कौन सा पाक शास्त्र नहीं, पाठशास्त्र, पाठशास्त्र जो आपका सिलेबस वगैरह रहता है। आपको क्या करना, एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा, पाठ के संबंध में कौन सा सबसे अच्छा कार्य होगा, बताओ। एक पाठ पढ़ा है उसके बारे में आपको बच्चों को बताना है, सबसे कारगर तरीका कौन सा होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री के सैंडविच बनाकर दिखाना, ऐसा नहीं है सर। छात्रों से गेहूं के आटे से बने सूची लिखने को कहना भी गलत होगा। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने में कि मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, बिल्कुल आग रहित, जहां पर आग का उपयोग नहीं किया जाए, ठीक है। खाना बनाना है, ठीक है, उसको मतलब प्रैक्टिकली। तो इससे क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, प्रमाणिक कार्य होगा जी, ठीक है। बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि लगाने के लिए कहना है, तो ये गलत होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे, 50 और बचे। चलो इतना आगे समझ। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसमें बोला है, देखो, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में, अपनी भावनाओं, तुम्हें फीलिंग को साझा करना है। एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईबीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं, भावना फीलिंग के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईबीएस, मतलब टीचर ने भावना को साझा करने के लिए अपनी फीलिंग बताओ कैसी है आपकी फीलिंग। तो बोल रहे बच्चे कि तुम भाई साहब ईबीएस में ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, तो बताओ कौन सा उत्तर ईबीएस के इस सीखने के प्रयोजन में सबसे अच्छा वर्णन करेगा। एक आंसर देना है आपको, आप टीचर हो तो क्या दोगे। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी हो सकता है। हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, दिव्यांग है, समाज में रहने के लिए प्रति संवेदनशील होना जरूरी है, प्रति नहीं संवेदनशील होना जरूरी है। मरना चाहते हैं और दूसरों की महत्वपूर्ण पहला कदम है, ये गलत होगा। शरीर एक गहरा संबंध है हार्मोनों से, और आप मानव शरीर के विभिन्न, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। तो याद रखना इसका सही आंसर आपका होगा ए। आपको क्या करना है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, हमारे समाज के अन्य लोगों और अपनी भावना को क्या है आसानी से समझना जरूरी होता है इसमें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे जब तो हम पेड़ पौधों के बारे में समझ पाएंगे, उनके प्रति प्यार दिखा पाएंगे, जानवरों के प्रति, ठीक है। तो ये होता है, इसका सही आंसर होगा ए। चलो इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। पेडागोजी के हैं, ठीक है। उजायरा क्या है इसका नाम, उजायरा और सारमीन ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं, मतलब ये दोनों फ्रेंड हैं। उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हैं, और क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखा है, मतलब आपने देखा होगा ग्लोब में ऐसी रेखाएं वगैरह खींची रहती हैं अक्षांश देशांतर। तो उसने बोला है क्या कि ऐसी रियल में भी खींची रहती, क्या शायद होनी ही चाहिए, या इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखा है। और फिर पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। अक्षांश देशांतर आपको पता होगा, जो अक्षांश क्या होते हैं, जो पश्चिम को पूरब से, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी से मिलाते हैं, ठीक है। कौन सा उजायरा और सारमीन इन रेखाओं को ढंग से समझने में मदद करेगा। इन्हें बताओ अक्षांश देशांतर रेखा इनमें से किस तरीके से समझाओगे अच्छे से। आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं, तो बताओ किसके माध्यम से सबसे बेहतर होगा। तो सही है इसका, देखो आपके अनुसार सड़कों पर रेखा क्यों बनाई जाती है, तो गलत होगा। आप ज्यामिति में क्या करोगे, बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग करोगे। ज्यामिति मतलब ऐसे, तो इनको क्या करना है, उपयोग करना है ग्राफ वगैरह का, इसका चित्र का उपयोग करके। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, आसानी से सीख जाएंगे। बी होगा। फोटो लेते समय आपके कैमरे स्क्रीन पर रेखाएं नजर आती हैं, तो ये होगा बी आंसर। क्या होगा, सबसे अच्छा आंसर होगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं। इसका आंसर और बताएं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राय है।
कौन सा शैक्षिक उद्देश्य है? ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए आपको विशिष्ट मापना है, योग और प्राय उसके बारे में बताना है। तो बताओ कौन सा होगा इनमें से सबसे बेस्ट, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही होगा। क्या होगा इसका आंसर? देखो, अब विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था, मापने से ऐसा कुछ नहीं होगा। छत ताजमहल की एक वास्तुकला योजना के तैयार करेंगे, तो इसमें क्या होगा? प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे कि गोलकुंडा किले के निर्माण में, छात्र गोलकुंडा के निर्माण में अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग चीजें बनाना है, तो अलग अलग उपयोग करेंगे। तो क्या होगा इसका सी आंसर? छात्र पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? डी आंसर। चलो इसका आंसर बताओ, जल्दी बताएं। ये पेडागोजी है थोड़ी, पढ़ें इसका आंसर बताएं और इसको पढ़ें और आंसर बताएं। देखो, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बना, आपके क्या प्रदर्शनी लगनी है? आपकी बाल विज्ञान मेला होता है ना, बाल मेला होता है आपका विज्ञान दिवस, बजाना है तो अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल लाए और ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए, मतलब लिमिटेड तरीके में, वरना वो लोग कुछ भी कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? तो कौन सा है बताओ जो सीमित मात्रा में है? एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि प्रोजेक्टर में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और कहने में नहीं, ये गलत होगा। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपे हैं, तब होगा। हाँ, जो चिपचिपे हैं, तो इससे क्या होगा? बच्चा आसानी से समझेगा। छात्रों को रजिस्टर ये नहीं होगा कब और क्यों कितने चम्मच में गोंद लेनी चाहिए, छात्रों में गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? बी आंसर होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? बी आंसर। चलो इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रयोग या उपयोग से विशिष्ट प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आपको एक विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करना है। तो कौन सा उदाहरण है सबसे? यह समझने के लिए कि कौन से तरल तेजी से बहते हैं, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। तिरछा करोगे तो क्या होगा? ऐसे नहीं होगा। पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही है, जी वाला आंसर सही होगा। और भी देखते हैं, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी, और जानने के लिए गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाएगी। तो गिन के कैसे समझोगे? अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी की अध्ययन जे नहीं होगा, सही आंसर होगा। पता लगाने के लिए मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, आपको क्या करना है? वर्णमाला जो होती है ना, ABCD, उसको दूर से पढ़ाना है, तो समझ जाओगे कि इतने दूर से हम देख सकते हैं। ठीक है, इतना आगे समझो। तो जी आपको याद रखना है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। 56 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, पढ़ो इसको थोड़ा। ऋतुएं होती ना जो आप मौसम की तरह, शीत ऋतु, वर्षा और बसंत ऋतु के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण, बताओ इसका कौन सा ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? आपको ऋतुओं के बारे में समझाना है, तो क्या इनमें से सबसे अच्छा होगा? कोई बताएगा जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें? ठीक है, तो देखो, तापमान, वस्तुओं, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच का अंतर का ज्ञात करना। यह छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। टोपी दिखाओगे तो समझ जाओगे कि गर्मियों में उपयोग करते, बरसाती तो ठंड, बरसात में, स्वेटर मतलब ठंड में, और टोपी अपन गर्मियों में। तो इससे बच्चे आसानी से समझेंगे। तो क्या होगा? बी आंसर होगा। सिर पर ले जाना और उनमें वर्णन करना गलत होगा। सूर्यास्त, सूर्योदय गलत होगा। चलो इसका आंसर बताओ, बताओ इसका जल्दी आंसर। पढ़ो क्वेश्चन और आंसर भी था 57 का। आप देखो इसमें अधिगम उद्देश्य, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों, संचारी रोग होते हैं और असंचारी रोग जो फैलते हैं और जो नहीं फैलते हैं, अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे।
अधिगम उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य से सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो कोई बताएगा? संचारी और असंचारी बीमारी के बारे में बताना है, तो बताओ कौन सा होगा इसका सही। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि असंचारी रोग होते हैं, क्या होते हैं? संक्रमण रोग, और एक होते असंक्रमण। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या? संचारी, और जी होता आपका असंचारी। ठीक है, तो जी आपको याद रखना है। ठीक है, तो संचारी में क्या होगा? ये फैलते हैं, तो आपको बताना है। देखो कोविड मास्क के लगाना चाहिए क्योंकि ये फैलता होता है, और मधुमेह जो होता है शुगर की बीमारी, ठीक है, ये फैलती नहीं है, तो इसके लिए कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इसमें क्या बोला गया है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने, विश्व धरोहर मतलब जो यूनेस्को की सूची में रहते हैं ना, जो जैसे ताजमहल होता है, जो इतिहास जुड़ा रहता है, जिनका कोई वो होता है, कोई धर्म से संबंधित होते हैं, इतिहास से संबंधित, उनको संरक्षित करती है यूनेस्को। वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए का उपयोग करना चाहती है। कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो बताओ, मतलब एक क्या है, टीचर को विश्व धरोहर के बारे में सिखाना है, तो वो क्या करते हैं? बेहतर ढंग से समझाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहती है। तो कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो और ग्राफिक, ये होगा आभासी वास्तविकता। उनको आभासी रूप से, जो आभासी दुनिया है ना, आपको चित्र वगैरह दिखाना है उनको, ठीक है, जो वगैरह वगैरह जैसे होते हैं ताजमहल का दिखाना है, उनके बारे में बताना है, तो क्या होगा? सी। चलो इसका शिक्षक खाद्य परीक्षण क्या है? इसमें शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, मतलब खाद्य परीक्षण के बारे में रखने के लिए जिनको जो क्या शर्तें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री इस बात समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम जो कोई खाद्य सामग्री है उससे नई चीजें बना लग सकते हैं, जैसे वो लंबे समय तक रखी रही, तो कौन सी होगी इससे? बताओ, जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होगी, सड़ेगी नहीं। तो ये उसका आंसर दो होंगे। तो आपका पापड़ और चिप्स होगा। पापड़ भी बना के आप बहुत सारे लंबे समय तक रखते हो, और चिप्स वगैरह भी। दही तो खत्म हो जाएगा, दूध से दही कुछ दिनों के बाद। कच्चा आम भी क्या होगा? ये भी नष्ट हो जाएगा। तो सही क्या है? पापड़ और चिप्स, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? खाद्य सामग्री को समझाने में मदद करते हैं। चलो इसका आंसर कौन बताएगा? ठीक है, चलो इसका बता। देखो सूसी वैष्णवी क्या है? चलो सूसी वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों को अन्य से का विचार सिखा रही है, मतलब एक दूसरे को रिलेट करने का विचार। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाना? वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों को अन्य मतलब एक दूसरे से आसक्ति पर विचार करती है। तो बताओ कैसे वो सबसे अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से वो बच्चों को आसानी से समझा सके? खेल का परित्याग मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, नाई, तो नाई से ये समझा सकती है। क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर तो तुम लोग बता दोगे, ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो हमारे देश के नीचे और इडली डोसा, इडली बड़ा डोसा एक कहाँ खाए जाते हैं? तो याद रखना ये आपके दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत में इडली डोसा, ये सांभर वगैरह खाए जाते हैं। यहाँ पर भी कौन सा है? सी ऑप्शन होगा, हमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आपको पता होगा, आपको लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा ये कहाँ होता है? बिहार में। ये बिहार में खाया जाता है, ठीक है। इसके बाद टेपियोका बताया था ना, केरल में, एक केरल में, ठीक है।
तो दक्षिण भारत में क्या खाते हैं अधिकतर? इडली, वड़ा, डोसा, सांभर वगैरह, ठीक है। और ये नारियल की चटनी भी खाते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन होगा। इसका आंसर बता 62 का क्या होगा? क्या बोला उसने? देखो, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से महाराष्ट्र, जैसे ये है आपका मुंबई, चलो यहां पर है मुंबई, अब मुंबई हो गया, और मुंबई से कहां आना है? मुंबई से चंडीगढ़ जाना है, हिमाचल हरियाणा की चंडीगढ़ यहां पर जाना है। तो सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो कौन से राज्य उसे गुजरना नहीं पड़ेगा? तो कहां से नहीं पड़ेगा? तो देखो, गुजरात जाएगा, राजस्थान जाएगा, और साथ में कहा? हरियाणा, हरियाणा, लेकिन पंजाब में नहीं जाना पड़ेगा उसको। क्या होगा इसका बी आंसर? क्योंकि यहां पर होगा तुम्हारा कहां जाना है? चंडीगढ़, ठीक है। तो ए बढ़ेगा, ये आपका हरियाणा पड़ जाएगा, ये आपका गुजरात पड़ जाएगा, और राजस्थान, ठीक है। तो ये पंजाब नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो इतना आगे समझ। देखो, नीचे दी गई बार का उस पर विचार कीजिए जिससे किसी कैंप में आज विद्यार्थियों के समूह में दिया है। मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी सतह पर है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत तेज होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक होती है तो हम धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो बताओ ये कहां पर होता है? ये कहां की बात हो रही? तो कोई बताएगा? ठीक है, बिल्कुल शानदार। तो ये हो रही है अपनी हिमाचल प्रदेश। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में क्या बन रहे? लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं, लकड़ी और पत्थर, ठीक है, क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती है और ढालू नुमा, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका होगा डी होगा। चलो इसको बाद में करेंगे अपन। इसका आंसर बताओ। तो देखो, इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनना है जिनके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। देखा होगा आपने, आगे के दांत कौन से जानवर होते हैं जो आगे दांत कुतरते रहते हैं ऐसे बैठ बैठ के, ठीक है। अतः अभी अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरना चालू कर देते हैं। ये छिपकली, गिलहरी, ये गलत होगा। छिपकली नहीं होती है, चूहा, गिलहरी, सांप भी नहीं आएगा, जी होगा चूहा और गिलहरी। याद रखना, चूहा और गिलहरी ये क्या करते हैं? अगर ऑप्शन में गिलहरी तो गिलहरी, और साथ में चूहा है तो चूहा, दोनों क्या करते हैं? दांतों से वस्तुओं को उतरते हैं, क्योंकि इनके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए करते हैं। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो पता होगा, कन्नौज एक जिला है तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र मतलब जो सेंट परफ्यूम वगैरह होता ना। और याद रखना, ये इत्र ये कस्तूरी मृग से प्राप्त किया जाता है। कस्तूरी मृग जो हिरण रहता है ना, उसको मार के प्राप्त किया जाता है। तो ये कहां पर है बताओ? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला पड़ता है। कहां पर? यूपी में पड़ता है आपका। कहां पर होगा? डी होगा, ठीक है। और बिहार में तो पता ही होगा, यहाँ पर मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन है फेमस, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर में लीची के फूल उसको आकर्षित करते हैं। तो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? कोई बताएगा इसका आंसर? ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? सही है। देखो, इंग्लैंड में नहीं होते, अफगानिस्तान में होते हैं, बांग्लादेश में नहीं होते हैं, बर्लिन में नहीं होता है। तो ये आते हैं अबू धाबी। ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात इसको बोलते हैं यूएई। यूएई उसकी राजधानी है, ठीक है। अफगानिस्तान की काबुल है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में क्या है? रेगिस्तान है, और यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी में याद ना, जल तो क्या है? महंगा, पेट्रोल सस्ता है। यहाँ का ये आपका हो गया, खजूर वगैरह की खेती होती है। दिरहम यानी कि मुद्रा होती है, ठीक है, क्या? दिरहम। चलो इतना आगे समझ। तो देखो, बेंगलुरु कहां पर है? जी है तुम्हारा यहाँ पर है, महाराष्ट्र में। भोपाल ठीक उत्तर में है, ठीक है।
और तथा गांधीनगर भोपाल के कहाँ पर है, भोपाल के ठीक पश्चिम में है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका बेंगलुरु। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका भोपाल, और ये किसमें है, गांधीनगर हो गया, ये गांधीनगर। ठीक है, अब उसने पूछा है गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या है, तो ये हो गया गांधीनगर। तो इसकी दिशा क्या होगी, तो हमने बताया था ये होता पूरब, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पूरब होगा, क्या होगा, ये आएगा, क्योंकि उसने बोला है गांधीनगर सब। ठीक है, दक्षिण पूर्व आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, दक्षिण और पूर्व आएगा। ठीक है, चलो ब्रांज के बारे में बताना। ब्रांज मतलब कांसा, ब्रॉन्ज मतलब कांसा होता है। कांसा क्या है, तो एक मिश्र धातु है, क्या है, कांसा मिश्र धातु है। तो आपको बताना है किससे मिलके बनता है, कांसा किससे मिलके बनेगा, बता, टिन और जस्ता, तो क्या होगा इसका आंसर, बता। तो याद रखना, ये किससे, जस्ता नहीं होता, इसमें यौगिक नहीं है, ये मिश्रण है, तत्व यौगिक तो है, ये मिलता किससे है, तो जस्ता से नहीं होता है, क्या होता है, तो कांसा काटा। तो याद रखना, ये है कॉपर, कॉपर मतलब तांबा ही होता है, प्लस टिन, टिन से मिलके बनता है आपका क्या, ब्रॉन्ज। ठीक है, ये कांस्य सभ्यता भी बोला जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या है, मिश्र धातु है, एक कापर और टिन की मिश्र धातु है। चलो इतना आ गया। नीचे दिए गए उस मिलन का चुनाव कीजिए जो खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही रंग का प्रदान नहीं करता है, सही रंग से नहीं करता है। एक इनमें से एक तरीका है जिनका खास संरक्षण करते हैं ना, हम कुछ चीजें बना लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। तो एक कौन सा इनमें वो योगदान नहीं देता। सेब से मुरब्बा बनाना सही है, कच्चा आम से अचार, दाल से पापड़, लेकिन दूध से पनीर बनाना ये कोई सार्थक वो नहीं है, क्योंकि वो खराब हो जाएगी कुछ दिनों के। ठीक है, चलो इसका आता, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने टेंटों तिकोनों को रेबू कहा जाता है। तो आपको पता होगा यहां पर एक जनजाति रहती है, कौन सी, ये है आपका लद्दाख। लद्दाख में रहती है कौन सी, चांगपा। और ये क्या करते हैं, बकरी पालन करते हैं, उसी से क्या करते हैं, पश्मीना शॉल करते हैं, क्या करते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं। ठीक है, 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। इनके जो क्या होते हैं, टेंट को रेबू कहा जाता है। ठीक है, रेबू जहां पर ये रहते हैं टेंट, और लेखा क्या होता है, जहां पर जानवर रखते हैं। तो ये चांगपा जनजाति के लोग हैं, ये कहाँ रहता है आपके, तो बताओ, लेह लद्दाख। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बता, 71 का। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका डी होगा। ये लेह लद्दाख में आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो ये छोटा सा है, यहाँ पर है ये सर। चलो इतना आ गया समझ। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, अभी बताया 6 नहीं है, 7 नहीं है, और तो याद रखना 8 है वर्तमान में। कितने हैं, 8। और राज्य कितने हैं, राज्य आपके 28। ठीक है, तो जी आपको याद रखना, ये पीबीएससी क्वेश्चन है आपके 21-22 में। नीचे दिए गए उन 3 समूह को चुनिए जो क्या है, यानी कि सभी राज्य में क्या समुद्र तट है। ठीक है, तो केरल हो गया आपका, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो गया, और महाराष्ट्र ये हो सकता है। ठीक है, जिनके क्या है, अरब सागर में है, तो ये सारे कहां पर हैं, ये अरब सागर में है, तो यही तो आंसर सही है, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये है आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में पूछे तो कौन होता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है,
ये होगा ए आंसर। छऊ कहाँ का बताओ, किस किस क्षेत्र के सामान्य लोगों का नृत्य है छऊ? छऊ बताओ जल्दी से। छऊ छऊ कहाँ का है लोक नृत्य? तो ये मेनली तो है आपका, देखो याद रखना, ये आपका हो गया मेनली तो है आपका छत्तीसगढ़, ये झारखंड का भी है, और आपका हो गया उड़ीसा छऊ, ठीक है। इसका इसका याद रखना, यूपी में कजरी, कजरी रासलीला, रासलीला हो गया, झोरा, चरकुला, ठीक है। असम में क्या होता है? बिहू नृत्य, असम का फेमस है बिहू। और मिजोरम में है चराव नृत्य, कौन सा है? चराव नृत्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? छऊ कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और झारखंड का भी हो जाएगा, तो इसके अलावा और भी है, ठीक है। चलो इतना आगे समझ। केंचुआ के बारे में सही कथन बताना है, बताओ। देखो केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और पहुंचने के लिए आसान रास्ता देते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो सही होगा आपका। केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, बिल्कुल सही है, बी भी सही है। ये हो गया भाई। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केंचुए कम्बल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, इसमें सही कथन कौन सी है बताओ? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और जल्दी बताओ। ए बी और क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। क्या हो जाएगा? ए और बी और डी, क्योंकि देखो एक केंचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से नहीं बचाता है, वो तो सिर्फ भुरभुरा करता है। केंचुए के मल मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, इसमें सही कथन ये है, ए बी और डी, ठीक है। इसका आंसर बता जल्दी से। मिश्रित लर्निंग मोड मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक साथ बिठा के बच्चों को मिश्रित रूप से समावेशी शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समावेशी शिक्षा, सभी को एक साथ बिठाकर। ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या हैं? विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है, विद्यार्थियों को हाँ बिल्कुल, विद्यार्थियों को शिक्षण एवं शास्त्रियों से बातचीत करने में मिलती है, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका आंसर बताओ जल्दी से। चलो तो ये तो सही होगा, शामिल हो सकते हैं, साथियों से बातचीत होती है, विद्यार्थियों को अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातों को घर समझाने में पूरा गति, चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो क्या होगा आपका? ए बी और डी, ए बी और डी, ठीक है। ये आपको याद रखना, सी ऑप्शन। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर कौन बताएगा? कौन बाहुबली है? देखो निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालित सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषता है? विद्यार्थी किसी भी समस्या में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्यक्रम मिल जाता है। शिक्षक किसी भी समस्या समय पाठ पर सारी करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताओ? 77 का क्या होगा? ठीक है, तो दूसरा होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, याद रखना ये दूसरा है। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका, इस थ्योरी का मतलब यही है, ऐप के माध्यम से पढ़ाने में। तो ईवीएस से कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ाओगे तो यही होगा ना, ठीक है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, सिंक्रोनस वही होता है बातचीत करते। चलो इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर बताओ? देखो स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के
पौधे जैसे घास घास हो गया, बांस हो गया, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों और तनों, फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होगा? सबसे अच्छा उद्देश्य बताना है। जल्दी बता इसका आंसर। फिर बोलते कि टाइम नहीं देते हैं। तो देखो क्या होगा, पौधों के भागों के बारे में उद्देश्य देना है, पेड़ों के बीच अंतर बताना है, तो पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता जो भी है उनके बारे में क्या करना है, साक्षात करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, सी आएगा। रीता एक ईवीएस शिक्षक है। कौन है? रीता है, रीता मैडम है। थीम खाद है, खाद के बारे में, भोजन के बारे में पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद संरक्षण विधियों का, ठीक है, सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना होता है। बताओ, ईवीएस थीम खाद के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब होगा संरक्षण करना। तो बताओ क्या होगा 79 का? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना, एक तो संवेदनशील बनाना होता है और साथ में सर्वेक्षण कौशल क्षमता का आकलन करना नहीं होता है। समुदाय में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने के अवसर देना, बिल्कुल सही है, और समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर भी प्राप्त करना। तो ए और सी और डी होगा सबसे अच्छा। क्या होगा? ए सी डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताएं, इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो, वर्तमान पाठ चर्चा के अनुसार, मतलब जो वर्तमान सिलेबस है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के उद्देश्य से है। क्या है बताओ उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समाज विकसित ट्रेनिंग देना, बिल्कुल सही है, ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना भी होगा, क्योंकि पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन आवासों की समझ विकसित करना ही होगा, समझानी चाहिए। ईबीएससी के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना दीजिए। तो ये गलत होगा, क्या होगा? ए और बी सही होगा। क्या होगा? ए और बी। ठीक है, चलो इसके बाद इतना हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया अपने। ठीक है, 20 और बचे हैं, वो भी हो जाएंगे जल्दी। चलो इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर कौन बताएगा? देखो, एक ईबीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न में से मापदंडों में रखना चाहिए। बताओ, समूह बनाना है, गतिविधि आयोजित करने के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ाना, पेड़ों के बारे में, तो क्या करना चाहिए? उनकी संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समीकरण करें, ये गलत होगा। लिंग के आधार पर बालक बालिकाओं का विभेद करें, तो ये नहीं करना। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके बना लें, ऐसा नहीं हुआ। समूहों के बीच क्या करना है? सहभागिता और प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाना है कि समूहों के बीच कितनी सहभागिता है, कितनी प्रतिभागिता है, इस आधार पर आपको बनाना है। ठीक है, चलो इतना आगे समझ में। ठीक है, चलो इसके बाद बताओ नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पाठ चर्चा की प्रगति कैसी होती है? प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक ईबीएस के पाठ चर्चा की प्रगति कैसी होती है? तो बताओ, समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, एकीकृत तो अनुभवात्मक, एक विषय के रूप में प्रासंगिक, अनुशासनात्मक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करना है। तो बताओ 1 से 5 तक में कैसी होती है? इसका तो तुम लोग बता ही दोगे, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, एक समावेशी होती है और प्रासंगिक होती है, थीम आधारित होती है। तो आपने देखा होगा प्राथमिक स्तर पर सभी को समावेशी, सबको एक साथ समावेश किया जाता है, चाहे पर्यावरण हो जाए, आपका सामाजिक विज्ञान, और प्रासंगिक उसका महत्व भी होता है। और बाद में क्या होता है? थीम आधारित, थीम के आधार पर पढ़ाया जाता है। जैसे 6 थीमें बताएंगे हमने और 4 ऑफ थीम। ठीक है, तो ये होगा इसका सही आंसर ए। चलो इतना हो गया। अब देखो इसके बाद है कहानियों के माध्यम से। क्या है? कहानियों के माध्यम से ईबीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी, तो कोई बताएगा? ये आपका ए हो गया, ए बी हो गया, जे आपका सी हो गया। तो देखो, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से
संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कहानियां मजेदार और मनोरंजक होनी चाहिए, कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, तो सही होगा जी। क्या होगा? तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको उसमें गलतियां नहीं करना है, ये पूछा गया है। तो ये होगा ए बी डी। तो देखो जे वाला भी हो जाएगा आपका, गलत प्रेमी से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लिंग नहीं करना चाहिए आपको, और डी, और क्या करना चाहिए? कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो जुड़ा हो। तो जी तीनों पर, इन पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ए बी और डी। चलो इतना आगे समझ, ठीक है। तो अब बताएं इसका आंसर। ये आपका पेडागोजी है, आय क्वेश्चन है आपके 21-22 में। चलो इसका आंसर बताएं 84 का। देखो, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए क्या करता है? निम्न क्रियाकलाप में से किसके करने से कहेगी? मतलब उसको क्या करना है? मानचित्रीकरण कौशल को डेवलपमेंट करना है, मन में बिठाने के लिए बच्चों को करना है। तो बताओ कौन कौन से उपयोग करना चाहिए, क्या करोगे वो? मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना होता है, बिल्कुल सही है। आप मानचित्र चित्र बनाना होता है, कोई बिल्कुल जैसा बनता है आपको वैसा बनाओ। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना भी है, ठीक है। जैसे सड़क हो गया, और इनके प्रतीक वगैरह बनाना। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र का व्याख्या करना होता है, बिल्कुल सही है। तो ए बी और सी और डी होगा, डी ऑप्शन। आंसर दे चलना है आपको, ठीक है। बाद में बताना कितने आंसर आपके सही हैं। चलो इसका बताएं आप लोग, इसका आंसर कोई बताएगा? कोई बता इसका आंसर बता 85 का, पढ़ लो इसको और फिर इसका आंसर बताओ। देखो, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहर के लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस पर चर्चा आकलन के लिए सीखने का प्रतिबल कैसा होगा? तो आपको समझाना है। आपको पता होगा राजस्थान में स्थानीय लोग कैसे मिट्टी वगैरह से बना लेते हैं, और यहाँ पर ये सरिया वगैरह आपको कांच वगैरह चाहिए पड़ेगा। तो क्या करना है आपको? बच्चों को कैसे आकलन के लिए सीखने का प्रतिबल कैसे करोगे? तो आपको क्या करना? अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना, विश्लेषण, प्रयोग। तो आपको तुलना करवाना है कि ऐसा क्यों होता है, फिर उनका क्या करना? विश्लेषण, कि क्या हो सकता है आगे, ठीक है। तो ये होगा आपका डी। चलो नेक्स्ट बताएं, इसका आंसर कौन बताएगा? एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने से वाले लोगों को विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। कौन सा रणनीति इस उद्देश्यों की पूर्ति करेगी? कि बताना है आपको, कि बच्चों को उसको समझाना है कि ऐसे लोगों को बताना आपको जो पानी बर्बाद करते हैं फालतू में। एक बाल्टी जहां जरूरत होती है 10-10 बाल्टी खर्च करते हैं। फिल्म में देखा गया, एक नाले का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत करना, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। चलो क्या होगा इसका सही आंसर बताओ? 86 का, ठीक है, बिल्कुल शानदार, ठीक है। तो क्या करना है आपको? तो प्रतिदिन जो एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना है कि एक फैमिली वाले कितना पानी एक दिन में खर्च करते हैं। फिर उसी के आधार पर बताना है कि ये किस टाइप से, फालतू में तो नहीं खर्च कर रहे हैं कि 2 बाल्टी लगना है 4 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। डी होगा। चलो इतना आ गया। इसका आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो आपको पता होगा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा अभिन्न घटक होना चाहिए? पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, भाषाई दक्षता, भूमिका निर्वाह, या बच्चों का वातावरण? बताओ प्राथमिक स्तर पर क्या सबसे अच्छा होगा, ठीक है। सबसे अच्छा घटक क्या होगा? तो याद रखना इसमें बच्चों का वातावरण, बच्चों के वातावरण पर, पाठ्यपुस्तक पर नहीं ध्यान देना चाहिए, और दक्षता पर नहीं होना चाहिए, ये बाद में होते हैं ये सब। तो बच्चों का जो वातावरण होता है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा, इसको अधिक ध्यान देना चाहिए कि आपको जो भी पढ़ाना है बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है। कि बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं, किस विधि से सीखना चाहते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देना है। तो होगा बी, ठीक है। चलो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताओ, पढ़ो इसको और आंसर दो, और आपको 100 में से बताना है भी लास्ट में कितने सही हैं आपके, ठीक है। चलो इसमें पढ़ते हैं अपन। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक में चयन
किन महत्वपूर्ण मानेंगे, मतलब किन आपको पाठ्य पुस्तक वगैरह जो उनका सिलेबस रहता है ना, बुकें, उनमें क्या क्या रखना पड़ेगा आपको। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक होनी चाहिए, ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। चित्त साचित्त और आकर्षित होनी चाहिए, तो देखा होगा ये भी सही होगा। जो किताबें ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें क्या हो, ऐसे कोई मुद्दा नहीं हो जिससे लिंग जाति आधारित कोई भी रूढ़िवादिता हो, और उनमें चित्र वगैरह दिए जाते हैं जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं, जैसे पेड़ों के बारे में पेड़ के चित्र दिए जाते हैं, जानवर वगैरह के। ठीक है, क्या होगा, ये आंसर होगा। चलो 89 का बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ। देखो इसमें क्या है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता होती ना, कि लड़का रोते नहीं है, लड़की रोती है, लड़के विज्ञान लेते हैं और लड़की गृह कार्य जो गृह विज्ञान होता है वो लेती हैं। ठीक है, लड़कियां गुलाबी रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़के नीले। तो इस टाइप से ये क्या है, रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थियों को लिंग रूढ़िवादिता सिखाना है कि ये कौन होता है, तो बताओ उपयुक्त होगा। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करें, तो अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां लिखें, सफल महिलाओं की कहानियां सुनाएं, तो ये संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण करना गलत होगा। तो आपको क्या करना है, सदस्यों के बीच कार्य आवंटित करना है, या आपको पता लगाना है कि अपने घरों का सर्वेक्षण करो कि देखो कि आपकी लड़कियां, मतलब जो आपकी सिस्टर है वो क्या काम करते हैं, आपके भैया क्या काम करते हैं, फिर मम्मी से पूछो कि दोनों को ऐसा काम क्यों दिया जाता है, तब वो समझेगा अच्छी से क्या है लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है। ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। इसका बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है, मतलब आपको कि कितना उसने टैलेंट, कितनी स्किल सीख लिया है, कितना उसने चीजें सीखी हैं, उसके बारे में बताना है। तो बताओ कौन सी रिपोर्ट सबसे उपयुक्त होगी, विवरणात्मक रिपोर्ट, अक्षरों में ग्रेड देना, संख्याओं में ग्रेडिंग देना, तो ये होता क्रम निर्धारण मापनी, सबसे अच्छी होती है ये होती है आपकी क्रम निर्धारण मापनी। ठीक है, पोर्टफोलियो वगैरह इसी में आते हैं, इसके दौरान बच्चे ने क्या क्या सीखा उसका एक सिस्टमेटिक विवरण दिया जाता है, तो क्या होगा इसका सी होगा। ठीक है, तो ये 90 हो गए। अब चलो 10 और बचे अपने, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से 91 का। देखो क्या है इसमें, ठोस अपशिष्ट जो रहते हैं ना प्लास्टिक वगैरह, निस्तारण उसको सही से अपन को उसको फिर से क्या करना है, उसको नष्ट करना है। कौन सी विधि का वायु में प्रदूषण फैलता है, किस विधि से आप बताओ, ठोस वगैरह है उसको निस्तारण मतलब तुम्हें नष्ट करना है, तो कौन सी विधि है जिससे क्या होगा वायु प्रदूषण फैलेगा। भूमि की भराई कर दो तो इससे नहीं होगा, कंपोस्ट खाद बनाना इससे नहीं होगा, कृमियों से बनाना नहीं होगा, तो भस्म करना, जब आप भस्म करोगे उसको क्या करोगे जलाओगे, तो इससे क्या होगा आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो डी सबसे अच्छा आंसर होगा, क्या होगा डी आंसर एकदम परफेक्ट है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओगे तो देखो वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, मतलब एक ऐसा स्थान है जैसे बिहार है, बिहार में क्या होता है हमेशा जो आपका है बाढ़ आती है कोसी नदी, इसको बिहार का शोक, तो बताओ स्थानीय वहां प्रभावित होता है, तो स्थानीय लोग में कौन सा कारण होगा बताओ। पुनर्वास मतलब थोड़े समय के लिए होता है, देश परिवर्तन मतलब एक देश छोड़ के चला जाना, पुनर्स्थापन मतलब फिर से बस जाना, तो ये कौन सा गुण होता है स्थानांतरण का गुण। तो भी लोग क्या होते हैं वहां से भाग जाते हैं दूसरी जगह। ठीक है, जब उनको लगता है यार यहाँ तो पानी हर साल आता है और भरा रहता है, ठीक है, तो वो स्थानांतरण होता है। अच्छा टेपियोका ये बताया था, देखो एक कसाबा, कसब पानी है, कसाबा है, तो टेपियोका ये कहाँ होता है, तो ये आपका केरल में एक जड़ का उदाहरण है, वही केरल में पका के खाया जाता है इसकी जड़ों को केरल में। ठीक है, केरल में गांगन में उगाया जाता है ये वगैरह, तो इसका दूसरा नाम कसाबा है, याद रखना क्या है कसाबा। मूली क्या है, मूली भी जड़ का उदाहरण है। अदरक क्या है, ये तना का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको इतना आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बताएं, हांगकांग, तो हमने बताया था कुछ रेसिपी वगैरह हैं, जैसे हांगकांग,
ये कहाँ पर है? तो ये है सांपों की लिंगहुफेन। तो सांपों की सब्जी खाते हैं ये लोग, तो उसको बोलते हैं क्या? लिंगहुफेन। ये कहाँ पर? आपका हांगकांग जो चीन में आता है वहां पर, ठीक है। जैसे कचनार के फूलों की खसकते, कचनार के कहाँ खाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में, सॉरी कचनार है आपका यूपी में, ठीक है। और केला की सब्जी वगैरह, केला के फूलों वगैरह, तो ये केरल वगैरह में, ठीक है। इसके बाद आपका बूढ़ा चावल, बूढ़ा चावल कहाँ खाते हैं? तो जी आपका हो गया असम में, ठीक है। इसके अलावा आपका सहजन के फूलों की सब्जी, सहजन ये हो महाराष्ट्र में, ठीक है। छोले भटूरे पंजाब वगैरह में हो गया, लिट्टी चोखा बिहार में हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है। तो हांगकांग में कौन होता है? लिंगहुफेन। क्या आएगा इसका? बी आंसर आएगा। चलो इसका आंसर था, देखो अब क्या है, जो पक्षी रहते हैं ना, अलग अलग उनकी चोंच रहती है, वो क्या होती है? अलग अलग चोंच, जो मांस खाने में यूज होते हैं, कोई दाने खाने में यूज होते हैं। तो किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने में क्या होती है? मीट को फाड़ने में यूज होती है। जैसे जो मांसाहारी होते हैं ना पक्षी, मांसाहारी, जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गया और बाज, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? तो हुक जैसी होती है ऐसी, तो ये होती है हुक जैसी चोंच। इनकी क्या होती है? हुक जैसी। तो ऐसी चोंच होती है ना, देखिए हुए, उसे ये फाड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। देखो, एक अध्यापका कक्षा 4 के बच्चों को सीखता से बनने वाले नाश्ते, मतलब एक ऐसा नाश्ता बनाना है जो सीखता से बनता है। तो बताओ कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? अंडे से सैंडविच बहुत टाइम लगता है, कस्टर्ड डोसा वगैरह में टाइम, लेकिन भेलपुरी, भेलपुरी वो तो भेलपुरी खा रहा था तो तुरंत बनाओ। अभी आते ना चावल की वो राई बोलते, क्या बोलते हैं उसको, लगाओ थोड़ा मसाला डालो, वो तुरंत बन जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे फास्ट जो नाश्ता है भेलपुरी बन सकता है, और में तो टाइम लगेगा, ठीक है। देखो कुछ चित्रकलाएं बताई थी हमने, जैसे मधुबनी होती है, जैसे वर्ली चित्रकला होती है, ठीक है। ये चित्रकला बताई थी। उसके बाद हो गया पटचित्रकला, पटचित्र हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ की होती है? ये चित्रकलाएं होती है कुछ फेमस है। तो बताओ किस पेंटिंग कहाँ की है? तो ये पटचित्र होती है उड़ीसा की, ठीक है। और याद है ना, ये मधुबनी ये बिहार की चित्रकला है, ये वर्ली महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो ये भी कुछ याद रखना है आपको, वर्ली ये कई बार आती है, ठीक है। और ये पोचमपल्ली कहाँ की है? पोचमपल्ली चित्रकला जो करते हैं साड़ियों पर, ये आपकी तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद आपकी फुलवारी, फुलवारी ये आपकी कहाँ की है? पंजाब की, ठीक है। और आपकी हो गया कलमकारी आंध्र प्रदेश की, कहाँ की है? कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। चलो इतना आ गया समझो। चलो नेक्स्ट बताएं। चलो आप इसका आंसर बताएं, महामारी के दौर में इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 98 का क्या है? तो देखो, अच्छा महामारी के दौर में क्या हुआ था? दौर में चिकित्सकों में विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी, दांतों में सड़न आ जाती है। इसके अलावा क्या होता है? ये क्या करता है? रोगों से लड़ने में, हमारी रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करता है। तो डॉक्टर ने बोला था कोविड में तुम ये लो विटामिन सी, तो आपको बताना है विटामिन सी किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा तो है विटामिन सी होता है किसमें? आंवला में। इसके अलावा ऑप्शन में से बताना है, तो याद रखना ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इनमें विटामिन सी सबसे ज्यादा, ये खाने के लिए बोला था डॉक्टरों ने बार बार, ठीक है। तो जी आपको याद रखना है। चलो किस राज्य में झूम खेती की प्रथा है? झूम खेती ये क्या है? स्थानांतरण खेती का एक रूप है, स्थानांतरण खेती का एक रूप है। इसमें क्या होते हैं? इसमें जो जनजाति वगैरह होती हैं वो पेड़ों को वहां से काटती हैं, उसके बाद जला देती हैं, थोड़ा सा उसको खोदती हैं और फिर करती हैं। तो ये आम बात है, मिजोरम में इसका जन्म हुआ था। कहां पर? मिजोरम में, जहां पर चुनाव नृत्य होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं? लॉटरी के माध्यम से जमीन देते हैं, झूम खेती होती है। और इसको बुंदेलखंड में बेवार खेती कहते हैं,
बुंदेलखंड में बेवार के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। दीपा, दीपा कहाँ बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और लदांग कहाँ बोलते हैं? लदांग, लदांग इंडोनेशिया में, ठीक है। और चेना श्रीलंका में, चेना श्रीलंका में, ठीक है। तो ये मिजोरम है आपका, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी मैराथन का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी मैराथन का। आपको बताना है दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल त्योहार है जो दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं, इनमें से कौन से हैं जो बता दक्षिण भारत में फसल त्योहार मनाए जाते हैं? देखो कोई बताएगा तो याद रखना कौन कौन से हैं। तो देखो पोगल, लोहड़ी, ये लोहड़ी तो ये पंजाब का है, ठीक है। लोहड़ी ये पंजाब हो गया आपका, ठीक है। तो ये विशु वगैरह, उगादी, बिहू ये असम का होता है, उत्तर भारत में होता है। तो ये होगा आपका क्या? तो ये आएगा ओणम, केरल का होता है, ठीक है। और पोगल कहाँ का है? तमिलनाडु का फसल त्योहार है, दक्षिण भारत में आते हैं राज्य। उगादी आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। और विशु कहाँ मनाया जाता है? लोहड़ी, ठीक है, ये पंजाब में है, ठीक है। और विशु कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका दक्षिण भारत के फसल त्योहार है। भाई बिहू होता कहाँ पर है? बिहू असम में है, ये भी है लेकिन ये उत्तर भारत का है। इसका सी आंसर होगा, ठीक है। आप लोग बताएं आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन करना, ठीक है। तो बताएं आपको सेशन कैसा लगा। आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको मैराथन ईवीएस की, इसके बाद आपको 200 क्वेश्चन के बाल विकास की। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।